साल 2017, 18 मई का दिन। 17 वर्षीय हेमंत अपने पिता से जिद करता है कि उसे 4000 रुपए चाहिए। वह इन पैसों से एक सेकंड हैंड बाइक खरीदना चाहता था, जिसकी डील वह पहले ही बाइक मालिक से कर चुका था। पिता से पैसे मिलने के बाद हेमंत अपने दोस्तों के साथ बाइक लेने के लिए निकल जाता है। हालांकि समय बीतता गया, लेकिन हेमंत घर नहीं लौटा। जब उसके पिता ने बार बार फोन किया तो हर बार उसका मोबाइल बंद बताया। इससे चिंता बढ़ने लगी। परेशान होकर हेमंत के पिता गुनाह के कैंट पुलिस थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरी घटना बताई और बेटे के लापता होने की चिंता जाहिर की। पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि हेमंत बाइक खरीदने के बाद शायद दोस्तों के साथ मौज मस्ती या पार्टी कर रहा होगा, या फिर बाइक की सवारी पर निकल गया होगा। पुलिस को लगा कि वह जल्द ही घर लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन हेमंत के पिता को एक कॉल आया। कॉल हेमंत के नंबर से किया गया था, पर आवाज किसी और की थी। वह भारी आवाज में बोलते हुए कहता है, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम करो, लेकिन याद रखना इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, किसी को भी नहीं, यहां तक कि पुलिस को भी नहीं। हेमंत के पिता ने यह सुनते ही हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्द ही 50 लाख रुपए का इंतजाम करता हूं, तुम मेरे बेटे को कुछ भी मत करना। फोन रखते ही वह तुरंत पुलिस थाने पहुंचे और पूरी घटना पुलिस को बता दी। मामला अब एक 17 साल के लड़के के अपहरण का हो चुका था। पुलिस ने फौरन काम शुरू कर दिया और हर संभव प्रयास किए, लेकिन हेमंत का कोई सुराग नहीं मिला। इसके 2 दिन बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा, पटेल नगर रेलवे पुल के नीचे एक लड़के का शरीर पड़ा है जो बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस सतर्क हो गई। उन्हें शक होने लगा कि जिस लड़के की वे तलाश कर रहे हैं वह कहीं हेमंत तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस शरीर को बरामद किया तो पाया कि वह हेमंत नहीं, बल्कि उसका दोस्त ऋतिक था। यहीं से यह मामला एक नया और पेचीदा मोड़ ले लेता है। पुलिस उलझन में थी कि अपहरण तो हेमंत का हुआ था, लेकिन केवल 2 दिनों बाद जो शव बुरी हालत में मिला वह उसके दोस्त ऋतिक का निकला। आखिर इसके पीछे की साजिश क्या थी? कौन इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और उसने यह सब क्यों किया? जब इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ तो एक नहीं बल्कि 3 हत्याओं के मामले सामने आए। यह खुलासा पुलिस और आम जनता दोनों के लिए चौंकाने वाला था। लोग सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है? अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या हुआ था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। यह सब जानने के लिए हमें पुलिस की गहन जांच की ओर रुख करना होगा। तो चलिए हमेशा की तरह इस अंधेरी सच्चाई को शुरुआत से जानते हैं। यह कहानी है 5 नाबालिग दोस्तों की। हेमंत, लोकेश, ऋतिक, संस्कार और हनी दुबे। ये सभी गहरे दोस्त थे और एक दूसरे की हर जरूरत में मदद किया करते थे। हेमंत एक ठीक ठाक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अंतर सिंह मीना सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मामला उस दिन पेचीदा होना शुरू हुआ। हेमंत जब अपने दोस्तों के साथ घर से बाइक खरीदने के लिए निकला और रुपए लेकर चला गया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह घटना इतनी उलझ जाएगी। अगले ही दिन हेमंत के पिता को एक अज्ञात कॉल आया जिसमें फिरौती की मांग की गई। परेशान होकर उन्होंने तुरंत पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने सबसे पहले उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन इंदौर की निकली, जो गुना से लगभग 250 किलोमीटर दूर थी। पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन वहां भी उनके हाथ खाली ही रहे। आसपास की जगहों पर जांच पड़ताल के बावजूद कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल यह पूरा खेल एक मास्टरमाइंड द्वारा खेला जा रहा था, जो पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं पुलिस की दूसरी टीम ने हेमंत की फोटो लेकर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। वे हर संभव जगह से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने हेमंत के पिता से पूछताछ शुरू की ताकि कुछ अहम जानकारी हासिल की जा सके। इन्हीं सवाल जवाब के दौरान हेमंत के पिता ने पुलिस को बताया कि वह बाइक खरीदने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ गया था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। हेमंत अक्सर अपने दोस्त हनी दुबे की मां पूनम दुबे के घर आया जाया करता था। पूनम दुबे के घर पर कुछ संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता था, जो हेमंत के पिता को बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। उन्होंने कई बार हेमंत को वहां जाने से मना किया, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था और फिर भी वहां जाता रहता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस का शक
हेमंत के 4 दोस्तों पर गहराने लगा। जांच के दौरान यह पता चला कि उन 4 दोस्तों में से 3 तो अपने अपने घरों में मौजूद थे, लेकिन ऋतिक लापता था। यही कारण था कि पुलिस का शक अब ऋतिक पर केंद्रित हो गया। उन्हें लगा कि हेमंत के गायब होने के पीछे ऋतिक का हाथ हो सकता है। हेमंत के साथ साथ अब पुलिस ने ऋतिक की तलाश भी शुरू कर दी, लेकिन यहां भी पुलिस को निराशा हाथ लगी। जैसा कि पहले बताया गया था, इसी दौरान पुलिस को रेलवे पुल के नीचे से एक जला हुआ शव मिला। जांच में यह पुष्टि हुई कि वह शव ऋतिक का था। ऋतिक के शव की जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। उसके पर्स से पाटनीपुरा इंदौर का बस टिकट बरामद हुआ। इसके साथ ही हेमंत के मोबाइल से आखिरी बार फिरौती के लिए किए गए कॉल की लोकेशन भी वहीं की पाई गई। इन तथ्यों से पुलिस को अंदाजा हो गया कि इस घटना में हेमंत के दोस्तों का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने हेमंत के 3 दोस्तों लोकेश, हनी दुबे और संस्कार को थाने बुलाकर पूछताछ की। हालांकि ये तीनों नाबालिग थे, इसलिए पुलिस उनके साथ सख्ती नहीं कर सकती थी। उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला था। शायद इसी वजह से पूछताछ के दौरान कोई खास जानकारी हासिल नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने उन्हें जाने दिया और आगे की जांच में जुट गई। हेमंत का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस पूरी ताकत से छानबीन कर रही थी। तभी एक दिन खबर आई कि हेमंत के दूसरे दोस्त लोकेश लोधी की भी हत्या ठीक उसी तरीके से कर दी गई थी। जैसे ही ऋतिक का शव निमा के जंगलों में मिला, मामला और गंभीर हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं लग रही थी। एक के बाद एक हेमंत के दोस्तों को ही निशाना बनाया जा रहा था। ऋतिक और लोकेश को एक ही तरीके से मारने की घटना ने यह साफ कर दिया कि इस अपराध को अंजाम देने वाला एक ही व्यक्ति है। ऐसा लगने लगा कि जिन दोस्तों के पास हेमंत के लापता होने की जानकारी हो सकती है, उन्हीं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को यह अंदेशा था कि अगर ये दोस्त पुलिस के हाथ लग गए तो दबाव बनाने पर वे सच बोल सकते थे। पुलिस ने समय गंवाए बिना अपना सारा ध्यान पूनम दुबे पर केंद्रित कर दिया। जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले जो पूनम दुबे की तरफ ही इशारा कर रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि जब पूनम दुबे को पूछताछ के लिए थाने लाया गया तो उसके पक्ष में कई बड़े लोगों के फोन आने लगे। इन कॉल्स ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। अब जांच का दायरा पूनम के साथ साथ उसके बेटे हनी और हेमंत के दोस्त संस्कार तक बढ़ा दिया गया। पुलिस ने जब पूनम दुबे से पूछताछ शुरू की तो एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई। जानकारी के अनुसार पूनम दुबे शुरू से ही एक लालची स्वभाव की महिला थी। उसे पैसा और शानो शौकत चाहिए था, भले ही इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। धीरे धीरे वह गलत रास्तों पर चलने लगी। उसके घर पर कई जाने माने लोग आने जाने लगे जिनके साथ उसके अवैध संबंध थे। यह सब उसके लिए सामान्य हो गया था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसके बेटे हनी दुबे की दोस्ती हेमंत से हुई। हेमंत अक्सर उनके घर आने जाने लगा। जब पूनम को पता चला कि हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में नौकरी करते हैं और उनके पास काफी पैसा है, तो उसने एक योजना बनानी शुरू की। पूनम ने हेमंत को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। जब हनी घर पर नहीं होता था तो हेमंत पूनम के घर जाता और उनके बीच अवैध संबंध बनने लगे। एक बार पूनम ने हेमंत से उसके घर से ज्वेलरी और बड़ी रकम मंगवा ली। इनमें उसकी मां के झुमके भी शामिल थे, जो उसने एक ज्वेलर राकेश सोनी के पास गिरवी रख दिए। इन झुमकों की कीमत 25 लाख रुपए थी। पूनम और हेमंत के बीच अवैध संबंध लगातार बढ़ते रहे, लेकिन ऐसी बातें कब तक छिपी रह सकती हैं? हेमंत और हनी दुबे के बीच की खटास तब और बढ़ गई जब हनी को अपनी मां पूनम दुबे और हेमंत के अवैध संबंधों के बारे में पता चला। इस खुलासे के बाद हनी ने हेमंत से बदला लेने का मन बना लिया। वह सही मौके की तलाश में जुट गया। ऐसा मौका उसे उस दिन मिला जब हेमंत अपनी बाइक खरीदने के लिए पैसे लेकर निकला। हनी दुबे ने अपने दोस्तों ऋतिक और लोकेश को भी पार्टी के बहाने निगमा के जंगलों में बुला लिया। उसने उन्हें इस योजना में शामिल करने के लिए मोटरसाइकिल खरीदने के पैसों का लालच दिया। हेमंत हनी के साथ स्कूटी पर जंगल पहुंचा, जहां बियर पार्टी का आयोजन किया गया था। हालांकि उस समय संस्कार वहां मौजूद नहीं था। पार्टी के दौरान हनी ने मौका पाते ही पास पड़ी बियर की एक बोतल उठाई और पूरी ताकत से हेमंत के सिर पर दे मारी। बोतल फूट गई और हेमंत के सिर पर गंभीर चोट आई। बोतल फूटने के बाद वह एक धारदार हथियार बन गई, जिसका इस्तेमाल करते हुए हनी दुबे ने बिना देरी किए हेमंत के गले और हाथ पर वार कर दिया। हेमंत बेचारा वहीं जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। इसके बाद
हनी दुबे ने हेमंत के पास से 4,40,000 रुपए निकाल लिए। पैसों को लेकर हनी और उसके दो दोस्त ऋतिक और लोकेश आपस में बंटवारा करने लगे। हनी ने आधे से ज्यादा रकम अपने पास रख ली, जबकि बाकी पैसे ऋतिक और लोकेश के बीच बांट दिए। हेमंत के पास मौजूद 2 मोबाइल फोन भी हनी ने अपने पास रख लिए और उन्हें स्विच ऑफ कर दिया। हेमंत की सांसें अब तक थम चुकी थीं। हनी और उसके दोस्तों ने पेट्रोल की मदद से उसी जंगल में हेमंत के शव को जला दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर शव बरामद हो भी जाए तो उसकी पहचान न हो सके। इसके बाद तीनों अपने अपने घर लौट गए। घर पहुंचने पर हनी ने अपनी मां पूनम दुबे को पूरी घटना बता दी। पूनम ने अपने बेटे को बचाने के लिए योजना बनाई। सबसे पहले उसने ऋतिक से कहा कि वह इंदौर जाए और हेमंत के मोबाइल से उसके पिता को कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगे। पैसों के लालच में ऋतिक ने वैसा ही किया जैसा पूनम ने कहा। अब सवाल यह था कि आखिर ऋतिक की हत्या क्यों और किसने की। पूनम दुबे ने बताया कि जब पुलिस की छानबीन में ऋतिक का नाम सामने आया और वह लापता हो गया, तब पूनम दुबे को यह डर सताने लगा कि अगर ऋतिक पुलिस के हाथ लग गया तो वह दबाव में आकर सारी सच्चाई बता देगा। इसलिए जब ऋतिक इंदौर से वापस लौटा, पूनम ने अपने बेटे हनी दुबे से कहा कि वह उसे पार्टी के बहाने पुल के नीचे ले जाए। इस बार संस्कार को भी इसमें शामिल कर लिया गया, क्योंकि उसे पैसों का लालच देकर मना लिया गया था। जैसे ही मौका मिला, हनी और संस्कार ने ऋतिक का वही हाल किया जो कुछ दिन पहले हेमंत का किया गया था। लेकिन अब भी लोकेश बचा हुआ था। लोकेश ने समय रहते पूनम से अपने हिस्से के पैसों की मांग कर दी, जो फिरौती की रकम में से थे। ये पैसे अभी तक पूनम के पास नहीं आए थे। इसके साथ ही लोकेश ने पूनम को धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह खुद पुलिस के पास जाकर सारी सच्चाई उजागर कर देगा। यह सुनकर पूनम ने उसका मुंह बंद करने की योजना बनाई। हनी और संस्कार ने लोकेश को उसी जंगल में ले जाकर मार दिया जहां हेमंत को पहले ही मौत के घाट उतारा गया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि पूनम ने पुलिस को बताया कि अगर वे समय रहते पकड़े नहीं जाते तो वे संस्कार का भी हमेशा के लिए मुंह बंद कर देते, क्योंकि वह पूरी सच्चाई जान चुका था। पुलिस की निशानदेही पर हेमंत का शव भी बरामद कर लिया गया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पूनम दुबे और उसके नाबालिग बेटे हनी दुबे को पहली बार एक मां बेटे के रूप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। निर्भया केस के बाद कानून में कई अहम बदलाव किए गए। अब यह देखा जाता है कि अपराध करने वाले ने किस मानसिकता से, किस तरह और कितना संगीन अपराध किया है। इसके आधार पर भले ही वह नाबालिग हो, उसे सजा दी जाती है। क्या आपने गौर किया कि इस केस में जैसे को तैसा मिला? हर किसी ने अपने किए का अंजाम भुगता। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा मकसद यही है कि आप ऐसी घटनाओं से सीख लें, सचेत रहें और खुद को इस तरह की घटनाओं का शिकार होने से बचा सकें। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।